हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का या तो आपका पेपर हो चुका है या फिर होने वाला है। अगर होने वाला है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का एक सैम्पल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ये भी आपको बताऊंगा कि इस सैम्पल पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन है जो एज इट इज आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है, बहुत अच्छे एमसीक्यू के साथ वाला सैम्पल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी पता है। देखिए बेटा, ये जो हमारा पेपर है फिजिकल एजुकेशन वाला, ये हमने सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ठीक है, इसमें हो सकता है आपके स्कूल वाले इस पैटर्न को फॉलो करें, हो सकता है पैटर्न फॉलो ना करें। हमने वो पैटर्न फॉलो करा है जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्टेड है, जिसमें आपके 18 एमसीक्यू हैं, उसके बाद आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं एमसीक्यू वाले, और जो कि ट्रू फॉल्स के ऊपर भी बेस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक के ऊपर बेस हो सकते हैं। जो बोर्ड का पैटर्न है, सेम पैटर्न पर हमने डिजाइनिंग पेपर बना रखा है। फिजिकल एजुकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत कम टीचर्स हैं जो इस पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, तो आपके लिए सैम्पल पेपर काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी वर एस्टैब्लिश, ऑल्सो रेफर टू एज। ओके, क्या कहते हैं उन सारी कमिटीज को जो कि 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमिटीज के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी। सोच समझ के बताना है। इसको हम कहते हैं, बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अगर आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसको हम कहते हैं ताराचंद कमेटी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैव द ओलंपिक बीन पोस्टपोन्ड सिंस द रीयूजिस्टिकेशन एज मॉडर्न इवेंट्स। कितनी बार ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए आपको बताना है। तो बेटा 3 बार हुए हैं। सबसे पहले 1916 में हुए थे, ठीक है, 1940 में हुए और 44 में। ठीक है, ये सारे वो टाइम थे जब वर्ल्ड वॉर वगैरह का सिचुएशन चल रही थी। 44 1916 में भी प्रॉब्लम चल रही थी इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा देशों के अंदर, तब इनको पोस्टपोन करा गया था। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इट एनकरेजेस अस टू कंसिडर स्पोर्ट्स एज अ टूल फॉर म्यूचुअल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एन एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक वैल्यूज। इनमें से कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को एक टीम स्पिरिट इकट्ठा करके चलते हैं, म्यूचुअली रिलेट करके चलते हैं, ताकि सब लोग अच्छे से खेल पाए और ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट करें। तो बेटा इसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप। म्यूचुअल वर्ड, जहां पे म्यूचुअल पीपल आता है ना, म्यूचुअल कंसर्न, एक दूसरे के साथ सहमति बनाना, वहां दोस्ती होगी तभी सहमति बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। अच्छा एमसीक्यू है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, ये इमेज आपके सामने है। ठीक है, आपको पहचाननी है कि ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सोच समझ के पहचानेंगे। ठीक है, तो इस इमेज का नाम है बेटा, सब जानते हैं, ठीक है, वो मंदोती, सब जानेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द एलिमेंट ऑफ धर्मा इन अष्टांग योगा रेफर टू। धर्मा, ध्यान रख के चलेंगे, किस चीज को रेफर करता है अष्टांग योगा के अंदर, ये एलिमेंट हमारा सोच समझ के बताना है। That is breathing control, complete stability of mind, control of the senses, complete stability of mind, या फिर union with the supreme soul। सोच समझ के बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, तो आप सोच समझ के बताएंगे इसका आंसर क्या है। अच्छा सवाल। तो एलिमेंट जो यहां पर है वो अष्टांग योगा के अंदर रिलेट करता है कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड से। योगा का मेन पर्पस है माइंड को स्टेबल करना। ठीक है, और वैसे नो डाउट योगा जो है वो कनेक्टिविटी भी है सुप्रीम सोल के साथ, लेकिन यहां पर इस योगा के अंदर जो धर्मा शब्द है वो अष्टांग योगा के लिए, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकल प्रोफेशनल कैन हेल्प चिल्ड्रन विद द नंबर ऑफ ओरल डिसऑर्डर सच एज ट्रबल स्वेलिंग, मोटर स्किल, स्पीच इश्यूज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सबसे अच्छी हेल्प कर सकता है, सोच समझ के बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, या स्पेशल एजुकेशन काउंसलर है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सारे के सारे जो है स्पीच इश्यूज से है, तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सही आंसर रहेगा स्पीच थेरेपिस्ट। डोंट फॉरगेट, अ डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज। बर्थ के टाइम पे जो डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं। क्या ये हमारी इनविजिबल है, लोकोमोटिव है, कॉन्जेनिटल है, या टेम्पररी है। तो बेटा इसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे एमसीक्यू आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी हैं, मुझे लगता है आपको आंसर आ भी रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं अपना। इन चीजों को ध्यान रख के चलिए। नेक्स्ट,
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सटर्नल ब्लड लॉस इट इज बेस्ट टू, ओके, एक्सटर्नल ब्लड लॉस को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वुंड, टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल, वॉश द वुंड विद वाटर, अप्लाई क्रीम ऑन द वुंड। ओके, सबसे पहला बेटा सबसे है डायरेक्ट प्रेशर, आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई, रोकना पड़ेगा उसको, ठीक है, तभी वो रुकेगा, नहीं तो रुकने वाला नहीं है बिल्कुल। क्रीम लगाने से नहीं रुकेगा, वॉश करने से नहीं, बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? रोकना पड़ेगा, ध्यान रखे चलेंगे। What is the ability to perform cardiovascular exercise with running, aerobic exercise or swimming for the extended period of time is called? भाई लंबे समय तक ये सारी चीजों को करना हम क्या कहते हैं? एंड्योरेंस। ध्यान रखे चलेंगे। एंड्योरेंस का मतलब है अंडर द सिचुएशन ऑफ फैटिग, किसी एक्टिविटी को बार बार कंटिन्यू करना, दैट्स कॉल्ड एंड्योरेंस। डोंट फॉरगेट, मतलब थकने के बावजूद भी आप नहीं रुके, यही एंड्योरेंस है, ध्यान रखेंगे। अगला, अ स्किन फोल्ड मेजर टेस्ट डिवाइस इज यूज्ड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, ओके, स्किन फोल्ड मेजरमेंट के लिए आपको कौन सा यहाँ पे यूज करा जाता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। इसका नाम बेटा स्किन फोल्ड टेस्ट के लिए उसका नाम है कैलिपर, ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। वेट मेजरमेंट तो सारा बाकी सब के लिए, कैलिपर उसका नाम है। रोहन 15 ईयर ओल्ड एथलीट है विद अ वेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, हिप सर्कमफ्रेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। वेस्ट हिप रेशियो बतानी है आपको क्या है भाई? वेस्ट हिप रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दैट इज वेस्ट अपॉन हिप, जो भी सेंटीमीटर में इनका साइज आपको दे रखा है, तो 80 अपॉन 100 करूंगा तो आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। यहाँ पर कौन सी चीज किस चीज को कनेक्ट करती है, मैच द फॉलोइंग आप बताएंगे। मैच द फॉलोइंग का आंसर मुझे आप बताने वाले कमेंट सेक्शन में, जल्दी से मैच करके बताना इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? सबको कमेंट सेक्शन में। मजा आएगा कि आप लोग कितने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंड पाइप, इनमें से किसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है? सोच समझ के जवाब देंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम कहते हैं ट्रैक क्या, ठीक है, इस बात को ध्यान रखते चलेंगे। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, अंडरस्टैंडिंग बाय द मैकेनिकल प्रिंसिपल हेल्प एथलीट इंप्रूव टेक्निकल एंड प्रिवेंट इंजरीज। बात तो बिल्कुल ठीक है यार, बात तो बिल्कुल सहमत वाली बात है, बात बिल्कुल सही है। बायोमैकेनिक्स क्रूशियल है एनालाइज करने के लिए ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न, ऑप्टिमाइजिंग स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ये सब कुछ है। और बायोमैकेनिक के प्रिंसिपल समझने के बाद ही हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, पॉइंट कोरिलेटेड है। बायोमैकेनिक्स जरूरी है मूवमेंट समझने के लिए, और मूवमेंट समझने के बाद इंसान की टेक्निकल नॉलेज और इंप्रूव हो जाती है, इंजरी भी बच जाता है, सब कुछ बचना शुरू हो जाता है और एफर्ट भी बचते हैं। तो ये कहना चाहते हैं, तो बोलो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका आंसर रहेगा हमारा। भाई बिल्कुल सही है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से रिलेट भी करके चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इट इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर पार्ट्स एंड लोअर हाफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे वाली, वर्टिकल मतलब ऐसे वाली, अप टू डाउन वर्टिकल एंड राइट टू लेफ्ट इज हॉरिजॉन्टल, इस बात को हमेशा रख के चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम क्या कहते हैं? वो डिस्टल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। देखो वर्टिकल तो हो नहीं सकती, इसका सही जवाब है ट्रांसवर्स प्लेन, ध्यान रख के चलेंगे। कौन सी प्लेन है? ट्रांसवर्स प्लेन, डोंट फॉरगेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेंटेन फोकस, मोटिवेशन, पोस्चर, थिंकिंग इन द फेस ऑफ प्रेशर, एडवर्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। इनको हम क्या कहते हैं? भाई अपने फोकस को बनाए रखना, पॉजिटिव थिंकिंग को रखना, खराब से खराब सिचुएशन में, जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेंटल टफनेस। ये मेंटल टफनेस की डेफिनेशन है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द बॉडी गेटिंग अकस्टम्ड टू अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखिए, जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब अपने आप को ढाल लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? ढालना किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इसको हम कहते हैं बेटा एडेप्टेशन। क्या कहते हैं इसको हम? एडेप्टेशन, भूलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट हमारे पास एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एनारोबिक स्टीरॉयड यूज्ड इन स्पोर्ट्स। एनारोबिक स्टीरॉयड के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से इफेक्ट नहीं है? इफेक्ट नहीं है। लिवर डैमेज होगा, एनहेंस रिकवरी टाइम, देखो ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। इंक्रीज दिस, ये भी ठीक है, मूड स्विंग भी आते हैं तो शायद नेगेटिव हो गए। ये एनहेंस रिकवरी टाइम, ये बेटा हमारा साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो उसका बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, यहाँ पर ध्यान रख के चलेंगे, बेनिफिट है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, डोंट फॉरगेट। उन्होंने पूछा था इफेक्ट, हम बेनिफिट यहां पे दे रखा था, तो यही गलत है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे अब जितने क्वेश्चन है सेक्शन बी के,
उनमें से आपको पता ही है क्वेश्चन आपको कम अटेम्प्ट करना है, सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करना है, आप चॉइस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने एक एक करके आएंगे विद आंसर आएंगे, और आप आंसर उनके समझेंगे भी और सीखेंगे भी, और अगर आपको याद करने की नीड पड़ती है आप याद भी कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बैक टू बैक इन सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, जल्दी जल्दी फटाफट बैक टू बैक उनको समझते रहिए। बहुत जिस क्वेश्चन में हमें जितनी ज्यादा डिटेल की नीड होगी उतनी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कम डिटेल की नीड होगी उसको हम कम डिटेल में ही खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपको पता है वो सारी एबिलिटीज जो इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्स को रिलेट करके चलती है ताकि आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेम्स के लिए। सारे गेम्स के अंदर आपको हाई हैंड हर एक चीज का जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सबका मूवमेंट एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर ये सारी बॉडी के हमारे जो मूवमेंट्स है वो सेम सिंक्रोनाइज तरीके से चले, सिंक्रोनाइज तरीके से, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कपलिंग एबिलिटी और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब बेसिकली बहुत सिंपल है, ऐसा फिजिकल एजुकेशन जो इंसान के अकॉर्डिंग एडेप्ट हो जाए, जो इंसान डिसेबिलिटी वाले है उनके अकॉर्डिंग भी उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, वो भी उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाए, उसको एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। मतलब जो इंसान में डिसेबिलिटी है और जिस इंसान में डिसेबिलिटी नहीं है दोनों ही एक्सेप्ट कर पाए फिजिकल एजुकेशन एंड उसके एक्टिविटीज को, इसको हम कहते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टू साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग ड्रग्स। कोई से दो बता दो भाई जो आपको इजी लगता है। भाई किडनी और लिवर के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला कर लो, एडिक्टिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, आदत पड़ जाती है। कोई से जो आपको इजी लगता है वो वाले कर सकता है बिना किसी जिक्र के। इवन इनफर्टिलिटी को भी कॉज करता है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक सिंबल। देखिए यार ये 5 होती हैं, सबको पता है कौन कौन से कलर की है। कलर याद रखना, सबसे पहले ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कौन से वाली रिंग किस कलर की है और किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रख के चलेंगे उनके नाम, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट टू हिप रेशो, ये आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, वेस्ट साइज इन सेंटीमीटर अपॉन हिप साइज, ठीक है, सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर, ये ध्यान रख के चलेंगे। तो दोनों का सर्कमफ्रेंस को हम लोग रखते हैं, ठीक है, रेशो में, उससे हमारा आता है वेस्ट हिप रेशो। डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फिटनेस मंत्रा फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। भैया फिटनेस मंत्रा सिर्फ एक है कि रोज की कम से कम 30 से 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। चाहे जो भी हो आप कुछ भी करो, लेकिन 30 से 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही हमारा फिट इंडिया का फिटनेस मंत्रा है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक फ्लैग के बारे में बताओ। अभी पीछे आए थे, क्या होता है, कब आया था फ्लैग, अपना याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी याद ही करना पड़ेगा यार। इसकी बस विड्थ और लेंथ की रेशियो ध्यान रखना, 2:3 में होती है। 5 कलर होते हैं इस फ्लैग के अंदर, बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होता है, कब स्ट्रक्चर हुआ था, किसने बनाया था, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ये आपको पता ही है, बहुत अच्छे से आपने याद करें हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप में वैसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे आने के चांस पूरे हैं, आएगा जरूर। इसमें 4 है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडेशन, ये सारे हमारे हैं। कोई से इसके अंदर 4 याद कर लेना, आपको बहुत इजीली आता है इसके बारे में। इनके बारे में डिटेल वीडियो पे आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राणायाम, एक्सप्लेन इन डिटेल। प्राणायाम एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड आते हैं आपके, एक तो है प्राणायाम, प्राण, दैट इज ब्रेथ ऑफ लाइफ फोर्स, प्राण बेसिकली प्राण, ठीक है, दैट इज हमारे ब्रेथ, ठीक है। और उसके बाद यामा का मतलब तो ऑब्वियसली बात हो, पोज है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को मिलेट करके रखे। तो प्राणा मीन्स द लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स कंट्रोल ऑन प्राण। देखो आपको अपने लाइफ फोर्स ब्रीथ पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग पर कंट्रोल करके चलने को हम कहते हैं प्राणायाम। इस बात को ध्यान के चलेंगे, आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट भी आपके हैं सारे के सारे, आपको पता होने चाहिए क्या क्या इसके अंदर आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ मीन्स एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस, बड़ी से बड़ी चीज को रेसिस्टेंस के ओवरकम करना, उस चीज को बीट अप करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ध्यान रख के चलेंगे। स्ट्रेंथ के टाइप में हमारे पास स्टैटिक है, डायनामिक है। डायनामिक के 2 पार्ट्स भी हैं हमारे पास। स्टैटिक वो जो आपकी स्टैटिक पोजीशन में यूज होती है, डायनामिक वो जो चलते चलते या मूवमेंट्स के टाइम पे यूज होती है। दोनों को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूज क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है, क्राउड के साथ डील करने में बहुत हेल्प करता है, आपको काउंसिल करता है स्पोर्ट्स पर्सन को, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन को और कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, ताकि आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल ना हो जाए बिल्कुल भी, ठीक है। इन सब चीजों को करता है हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट इन ब्रीफ अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन के बेटा कोई से भी लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपने याद करा भी होगा, ठीक है। इसमें हमारे फिजिकल ऑब्जेक्टिव हैं, मेंटल ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, इमोशनल ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है वाला, हर स्कूल के पेपर में टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, आ सकता है आपके स्कूल के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब हमारे आगे केस बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आपसे कुछ पहले पढ़ लेते हैं एक बारी। मोस्ट स्टूडेंट in our school didn't think that PE has a career opportunity. One day, an international cricket star attending the school annual day function as chief guest. He spoke about his struggle and how was the transformed by an active career that result from taking physical education subject in the school seriously. He also talked about the starting of his coaching academy. He explained as to how they were a lot of good career opportunity in physical education. They gave student a clear understanding on the various career option available in physical education, which only aroused their interest in the subject, and most of them started taking PE seriously. चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या भाई। पहला, वन करियर अपॉर्चुनिटी, कोई भी बता दो यार, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, प्लेयर बन सकते हो। टीचर, कोच, और क्या बन सकते हैं इसके अंदर, प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी लिख लो। पीई सीरियस लोगे तो ये सब बन सकते हो। अगला, व्हाट आर द मेन मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए टीचिंग के लिए, वो है बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे बीएड होती है एजुकेशन के लिए, वैसे फिजिकल के लिए होती है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कंसीडर एज अ करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। यस, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, कितने सारे कमेंट्री करने जाते तो है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही तो है। स्पोर्ट्स न्यूज पर्सन हो सकते हैं, ESPN चैनल पे आपने देखा है न्यूज खबरें पढ़ते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कमेंट्री करने वाले सब यही तो होते हैं सारे के सारे। अगला, इफ यू हैव गुड फोटोग्राफिक स्किल, क्या बन सकते हो भैया, बहुत ईजी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन जाओ। ये स्पोर्ट्स फोटोग्राफर कौन है भाई, एक तो आपके भाई सारे के सारे आपके कैमरामैन जो पूरे मैच को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी इसी में आते हैं कैटेगरी में। और स्पोर्ट्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करना, बहुत सारी ऐसी कुछ मूवमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में जिनको कैप्चर करके भैया बहुत लाखों में बेचा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। ये इमेज आपके सामने है, इसमें कुछ लोग योगा कर रहे हैं, सारे के सारे जो है हाथ ऊपर करके और एक पैर फोल्ड करके, ठीक है। पहले तो पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा एज डिपिक्टेड हियर। भाई इसका बेनिफिट क्या है बताना, आपके जो योगा कर रहे हैं तो योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, जब स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच जब भी हम करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है। एक तो हमारे पोस्चर अच्छा करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी, देखो स्ट्रेच, जब भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, विच योगा पोज इन द इमेज, ये आसन है कौन सा भाई, सोचो यार, ये सारे के सारे ऊपर हाथ करके खड़े में ऐसे करके, ये यो, तो ये पोज कौन सा है बेटा, इसका नाम है ट्री पोज, जिसको हम वृक्ष आसन भी कहते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। थर्ड, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योगा डज द सीनरी आउटडोर एनवायरनमेंट इन द इमेज सिंबलाइज। ये जो सारा पीछे इमेज है सारा का सारा, ये किस चीज को रिलेट करता है, तो ये रिलेट कर रहा है कि ये सारे लोग बाहर कर रहे हैं, बाहर करने से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एडवांस पोज होगा, फोकस ना, नेचर के साथ कनेक्शन मिलेगा इनको। भैया बाहर करने का फायदा है, नेचर को आप फील कर पाएंगे, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, हाउ डज ग्रुप योगा एज शोन इन द इमेज बेनिफिट पार्टिसिपेंट, क्या करता है ग्रुप योगा। ग्रुप योगा से सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, एक तो कलेक्टिव माइंडफुलनेस एंड मोटिवेशन मिलता है। अकेले अकेले ना इंसान आलस कर ही जाता है, जब सब लोग कर रहे होते हैं ना, कलेक्टिव स्पोर्ट्स खेलने का मजा ही कुछ और है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से ज्यादा बेटर है कलेक्टिव स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं टीम की तरह, उस स्पोर्ट्स को खेलने का मजा ज्यादा आता है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका यहाँ पे हार्ट के बारे में डायग्राम है। Which component of cardiovascular system is responsible for delivering oxygenated blood to the muscle during exercise? ये सब लोग जानते हैं, that's called arteries, और deoxygenated blood वाले veins होती हैं, ध्यान रख के चलेंगे। Which type of muscle is primarily engaged during cardiovascular exercise like running on a treadmill? treadmill के टाइम पर आपकी किस टाइप की मसल इंक्लूड होती है सबसे ज्यादा, तो बेटा इसका नाम होता है हमारी स्केलेटल मसल। Next, what physiological change occur in cardiovascular system during intense exercise? जब भी हम बहुत ज्यादा intense exercise करते हैं, बहुत ज्यादा, तो एक तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है, और एक हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है पर बीट में कितना ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, जा रहा है, ये सब जो हमारी ब्लड की पंपिंग है, पर बीट के हिसाब से जितनी होती है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और पर मिनट में जितनी होती है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये पर बीट वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए चलना, और ये वाला हमारा पर मिनट के हिसाब से चलता है,
काउंटिंग, ध्यान रखेंगे। अगला, विच पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड द प्राइमरी सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग पोस्चर ड्यूरिंग एथलेटिक एक्टिविटीज। भाई इसमें आपकी सारी कोर मसल, ठीक है, कोर मसल हमारी, जिसमें सारी बैक मसल हमारी आती है। एक तो बैक मसल आती है, एब्डोमिनल मसल आती है, आपको पता ही है अपना, ठीक है। ये मसल ही है जो कि आपके पोस्चर को, आई रिपीट, यही मसल है हमारी जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इन मसल्स के बिना हम लोग नहीं खड़े हो सकते, अपने पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकते। ये बैक मसल्स ही है हमारी जो कि हमें करेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर देने में हेल्प करती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 34, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मसल इन डिटेल। फंक्शन बता रहा हूं मसल के क्या क्या है भैया, बहुत सारे हैं। मूविंग सिटिंग में हेल्प करता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा इंडाइजेशन, कुछ ऐसे मसल है जो हमारे वॉलंटरी चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी चलते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब है कुछ ऐसे मसल है जिनकी फंक्शनिंग चल रही है अंदर, वो रुकती नहीं कभी भी, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे कहने पे चलेंगे, हमारे कहने पे चलेंगे। तो बस यही फर्क होता है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मसल के जो भी रोल है, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा। पंपिंग ब्लड में भी हेल्प करते हैं मसल, जो है सीइंग एंड हियरिंग में भी काम करते हैं। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि कुछ मसल की फंक्शनिंग चल रही है पीछे, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट आर डिफरेंस वेज टू बिल्ड टीम कोहेशन। टीम कोहेशन का मतलब क्या है, बेसिकली टीम स्पिरिट को बिल्डअप करना। टीम को बिल्ड करना आसान नहीं होता, तो टीम स्पिरिट को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन करो, सब लोग अपनी बात रख पाए। दूसरा, सबके रोल क्लियर होने चाहिए। टीम मिशन होना चाहिए टीम का कि भैया हमारा टारगेट क्या है, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा टीम बिल्डिंग को पार्टिसिपेट कराना है, एंगेज करना है टीम बिल्डिंग को, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और उसके बाद सेलिब्रेट करना है सक्सेस, जब जीतेंगे तो सक्सेस एज अ टीम ही सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है भाई, देखो फंक्शनल एक्टिविटीज जो बच्चे की है सारी के साथ उसको डिजाइन करता है बच्चे के हिसाब से। दूसरा, रेंज ऑफ मोटिवेशन डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ बैलेंस, कैसे बच्चे से एक तरीके से काम कराना है, उससे कैसे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना है, ये सब कुछ बताता है फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। उसके बाद टॉयज इक्विपमेंट उस बच्चे के हिसाब से बनाता है या उसके हिसाब से मॉडिफाई कर देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार करता है, बच्चे की प्रोग्रेस के एनालाइज करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, उसके इंप्रूवमेंट्स को, और उसके बाद बच्चे के इंटरेस्ट में बेस्ट तरीके से जो है वर्क करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन एंडोरेंस। और एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एक्टिविटी। ओके, ठीक है। एंडोरेंस क्या है बेसिकली, एंडोरेंस मैंने बताया फैटीग की सिचुएशन में भी किसी वर्क को कैरी ऑन करना, मतलब थकने के बाद भी किसी काम को करते रहना, ये एंडोरेंस है, ध्यान रखेंगे। एंडोरेंस आपके वैसे बड़े सारे हमारे बेसिक है, जनरल है, स्पेसिफिक है। बेसिक आपकी है स्लो पेस पे किसी काम को करना, जनरल वो है फटीग के अगेंस्ट काम करना, और स्पेसिफिक वो है जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नीड होती है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल रेसलिंग वगैरह में होती है, सब स्पेसिफिक होती है। उसके बाद स्पीड है, स्पीड एंडोरेंस मतलब वही स्पीड के साथ काम करना है। मसल एंडोरेंस हो गया आपकी, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, एरोबिक एनारोबिक भी हो सकती है। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करी जाती है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में करी जाती है। ये कुछ हमारे एंडोरेंस के टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है, आप इनको याद कर लेंगे बहुत ईजिली, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था हमारा फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर, और आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे फॉर श्योर। इनको बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा जरूर याद से वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा करके आएगा पेपर, और मुझे पूरा विश्वास है पेपर अच्छा हुआ। जरूर कमेंट में बताना पेपर कैसा हुआ आप लोगों का।